नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हाई कोर्ट के असलम डोगर साहब, और ये साबका बैंकर भी रह चुके हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं, इन्हें पूछते हैं कि बैंकर होने के साथ साथ इन्होंने लॉ भी पढ़ा है, तो ये दोनों शोबे कैसे ये मैनेज कर पाए हैं, कैसे इनकी जर्नी रही, कैसे इन्होंने अपनी लाइफ को आगे लेके। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वो मैंने ला दौरान सर्विस ही किया था, तो वो शाम को 5 बजे चूँकि क्लासें होती थी तो 5 बजे बैंक ख़त्म हो जाता था। तो वो मैंने फिर पंजाब कॉलेज फैसलाबाद में लॉ में दाखिला लिया, तो मैंने लॉ कर लिया। लेकिन मैं इसमें जो सबसे दिलचस्प बात वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि मैंने 99 में पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिए थे, 98 और 90। उसके बाद मैं कुछ वजूहात की बिना पर मैंने पढ़ना छोड़ दिया। फिर मैंने पार्ट 3 2009 में आकर किया। पार्ट वो एक वक्त ऐसा भी आया था कि मैं लॉ की तैयारी कर रहा था, मेरी मिसेज वो एमए की तैयारी कर रही थी, मेरे बच्चे अपने इम्तहान, हम पांचों मिल के पढ़ते थे, अपने अपने इम्तहान की तैयारी करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने लॉ कर लिया, और 2010 में मैंने वो जो गोल्डन शेक लिया वो लिया। उसके बाद फिर मैंने आगे यहाँ प्रैक्टिस शुरू कर दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वक्त बाइज़्ज़त गुजर रहा है। तो ये लॉ की तरफ आपका पहले से ज़हन था कि अचानक ही आपने सोचा कि जब मेरा बैंकिंग का अख्ताम होगा तो मैं लॉ की तरफ आ जाऊँगा? नहीं, ऐसा ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। तो जहाँ मैं अपने एक दोस्त का जिक्र करूँगा, उस वक्त वो यहाँ असिस्टेंट अटारनी हुआ करते थे। उस वक्त यही होता था, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटारनी, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटारनी। वो मेरे एक दोस्त होते थे, मियाँ अफजाल साहब, उनके साथ मेरी दोस्ती थी। तो एक दिन मैं उसके पास बैठा तो मुझे कहने लगा उठो यार चलें। तो हम कहाँ, मैंने कहा कहने लगा चलो आओ। हम गाड़ी में बैठे तो वो पंजाब कॉलेज चले गए। पंजाब कॉलेज जाके कहने लगा जी दाखिला फार्म 2 लाख का। उन्होंने दे दिया तो मुझे कहने लगा इसको फिल करो। तो मैंने कहा ये क्या? कहना नहीं आप करो। मैं कहा क्यों? कहना यार तुम इतनी अच्छी बातें करते हो, इतना कन्विंसिंग पावर है तुम्हारे पास, तो तुम ला क्यों नहीं कर रहे? ला करो। तो मैंने ना फिर उसके एहतराम ने मैंने कहा यार इतने मान से लेके आया है तो चलो ला भी कर लेते हैं। फिर मैंने कर लिया। तो ये आपने जब लॉ किया तो आप प्रैक्टिस में भरपूर तरीके से आप आए हैं कि बस ये प्रैक्टिस के हवाले से? जब मैंने किया, रिटायरमेंट लिया गोल्डन हैंडशेक, तो उस वक्त मैं जज्बे के साथ आया था कि मैंने प्रैक्टिस करनी है, और अब भी छोटी मोटी करता हूँ। लेकिन मैं ना वो चूँकि मेरी बैंकिंग लाइफ और तरह की थी, यहाँ आके कुछ और तरह के हालात का सामना करना पड़ता है। ये सख्त हालात होते हैं इसमें बहुत, तो मैं ना चल नहीं सका उस रफ्तार से। मेरी रफ्तार स्लो है। नहीं, तो आप क्या समझते हैं कि माशरे में आपको पता है कि कितना अहम किरदार है एक लॉयर का, वकला हजरात जो है ना माशरे में कितने अहम। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में जो वकील हजरात है उनका जो रोल है वो माशरे के लिए कैसा है? आप उसको डिफ़ाइन करेंगे थोड़ा सा? अगर तो एज ए तबका करें तो वो उनका रोल वैसा ही है जैसे बाकी तबकों का है। लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो होती है ना है इस वक्त, बल्कि हमेशा से, वो वकला के तबके पर है। क्योंकि ये कानून को समझते हैं, ये नाकानूनीत को भी समझते हैं। अक्सर आप देखते हैं कि वहाँ वकील लड़ पड़े या वकीलों ने ये किया, बहुत गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वकला गर्दी का, मैं उसको कंडेम करता हूँ। उसकी वजह ये होती है कि वकील को ये इल्म होता है कि ये जो आदमी है, अफसर है, जो दुकानदार, जो ये ज़्यादती कर रहा है। आम आदमी को फील नहीं होता, वो डर जाता है। वकील को ये पता होता है कि ये लीगली तौर पे गलत है, लिहाजा वो उसको रजिस्ट करता है, और रजिस्ट करने से बात बढ़ भी जाती है, ख़त्म भी हो जाती है। तो वकील जो है ना, ये मुल्क को कानून की सरबलंदी के लिए, अमन व अमान के लिए सबसे अहम रोल इनका है, और ये हमेशा रहेगा। अब देखना ये है कि ये पब्लिक और दूसरे अदारे जो हैं वकीलों वकला के साथ ताउन कितना करते हैं। अकेला तबका तो कुछ भी नहीं कर सकता। अब ये है कि हमारे यहाँ पुलिस है, प्रोसिक्यूशन है, जुडिशरी है, वकील है, हम सब में गैप बहुत है। यही मेरा अगला सवाल था कि बार और बेंच जो है एक लाज़िम मलज़ूम है, तो आपका क्या ख्याल है कि आम इंसान के पास जब इंसाफ नहीं पहुंचता तो इसमें बार कितना कसूरवार है और बेंच कितना है? बार इसलिए कसूरवार नहीं है कि वकील ने अपना एक केस तैयार करना है, वकील ने वो दावा लिखना है, जो भी है, वो फौजदारी हो या जो ज़मानत दायर करनी है, तो उसने अकॉर्डिंग टू लॉ जो है ना वो प्रेजेंट करना होता है। अब फैसला जज ने करना है कानून के मुताबिक, फैसला जज ने करना है। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है जो जिसकी वजह से वो ये है कि जो लोग, मैं हूँ, जैद हो, बकर हो, जो दावा करता है या मतलब वो कहता है कि फ़ैसला मेरी ख्वाहिश के मुताबिक हो, असल फसाद यहाँ से पड़ता है।
फ़ैसला ख़्वाहिश के ना वकील की ख्वाहिश के मुताबिक होता है ना साहिल की मुताबिक, वो कानून के मुताबिक होता है। जिस दिन कानून के मुताबिक फ़ैसले होने शुरू हो गए, हर एक को अपना हक मिलेगा। जब साहिल वकील के पास आता है तो वकील भी तो कह देता है ना कि कोई मसला नहीं है, आपका केस सॉल्व हो जाएगा। वो साहिल को भी नहीं सही तरह बताता कि आप जो गिल्ट हैं आपका ये मसला हल नहीं देखिए होगा। देखिए ये वकील की अखलाकी ज़िम्मेदारी होती है, और मैं नहीं समझता कि कोई वकील इसको पूरा नहीं करता। सारे वकील इसको पूरा करते हैं। वो आप साहिल को बताते हैं कि आपका ये केस जो है इसमें ये कमी है, ये कुताही है, ये है, आपने 100 रुपया मांगा है, आपको 100 नहीं मिलेगा, आपको 80 मिलेंगे या 70 मिलेंगे, या आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रूव करना मुश्किल है। इसके लिए मैं अभी बाहर बैठा दोस्तों से बात कर रहा था कि ली कुआन यू जो सिंगापुर का वज़ीर आज़म था, जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था वहाँ मिलने गए तो वो रिटायर हो चुका था। तो इन्होंने कहा हमने भी उससे मिलना है। मिले तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ऐसे तरक्की नहीं कर सकता जैसे सिंगापुर ने किया। उन्होंने एक सेकंड में कहा नहीं। उन्होंने कहा क्यों? उसमें तो जो बहुत बड़ी वजूहत थी उसमें ये भी बताई थी कि मैं यहाँ आने से पहले कलकत्ता में प्रैक्टिस करता था। मेरे पास जो साहिल आते थे, मैं अगर वो मुसलमान होते थे तो मैं उनको कहता था कि यार तुम्हें ऐसी रिक्वायरमेंट जो तुम मांग रहे हो ये नहीं मिलेगी, इतना इतना मिलेगा। वो कहता जी रिक्वायरमेंट मेरा मसला ही नहीं, मैं तो इन 14 दिन तुंड के रखना है, मेरे जिन्ने पैसे लग जाए लगन, ये तुसी इहनूं छड्डो। कहता ਇਹਦੇ ਬਰਕਸ मैं ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ईसाई ਨੂੰ ਜਾਂ दूसरे ਨੂੰ कि यार इस तरह ना करो, आप मिलके इसको तय कर लो, तो वो कहते थे हमें कोई रास्ता बताओ। जब हम उसको रास्ता बताते तो सुलह करके बैठ जाते थे। तो जो यहाँ के हमारा जो प्रॉब्लम ये है ख़ासकर मुसलमानों का कि हमारा दीन इंतकामी है। हमारा दीन इंतकामी है। हम इंसाफ के लिए नहीं लड़ते, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लड़ते हैं। और असल फसाद की वजह ही ये है कि जब दूसरे को नीचा दिखाने का आप सोचेंगे तो फिर इंसाफ तो नहीं होगा। तो आजकल जो सियासी सूरत हाल है वो भी कुछ ऐसे ही है कि वो इंसाफ के लिए नहीं है, आवाम के लिए नहीं है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए है। उसके बारे में आप क्या कहें? देखिए ये तो सदियों से यही रवायत चली आ रही है कि जो ताकतवर होता है वो अपनी मनवाता है। लेकिन ये हाल हमारा नहीं है। ये आप यूरोप की हिस्ट्री उठा के देख लें या किसी और मुल्क को महज़म मुल्कों की हिस्ट्री उठा के, उनका हमसे भी बुरा हाल था। लेकिन वो उन्होंने फिर महसूस किया कि नहीं ये तो ज़्यादती है। उन्होंने उसके लिए जद्दोजहद की, उन्होंने कुर्बान। सबसे ज़्यादा जज जो कत्ल हुए हैं वो अमेरिका के हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो सदूर कत्ल हुए हैं वो अमेरिका के हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि कानून की सरबुलंदी वो करना चाहते थे, और उन्होंने कानून की सरबुलंदी की। इसी वजह से इस वक्त दुनिया में हुक्मरान है। वो अब बाहर जो मर्जी करें, लेकिन अपने मुल्क में उनका कानून जो है ना वो अपने अवाम के लिए मुहैया है। और यही बात चर्चिल ने कही थी जब उनसे कहा था कि हिटलर ने तबाह कर दिया था बरतानिया को बमबारी कर करके। तो उनसे जब पूछा कि ये क्या बनेगा बरतानिया का, तो उसने कहा था कि बरतानिया की अदालतें इंसाफ कर रही हैं। उन्होंने कहा जी कर रहे हैं। उन्होंने कहा फिर कुछ नहीं होगा, क्योंकि किसी मुल्क की ताकत या उसको कायम रखना इंसाफ की बुनियाद पे होता है। अगर हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि हम आपस में बैठ के एक दूसरे के साथ इंसाफ नहीं कर रहे होते, चीज़ है कि हम उस शख्स के साथ इंसाफ करें। हालांकि कुरान में ये वादे लिखा है कि एक शख्स से दुश्मनी दूसरे उसके साथ तुम नाइंसाफ़ी में मजबूर ना कर दे, इंसाफ करो, गवाही देते वक्त सच बोलो, ये कुरान का हुक्म है। लेकिन आप हमारे यहाँ देख लें, ये वकील ना खुद मौके पे जाता है ना जज मौके पे जाता है, उसको साहिल ने बताना होता है दोनों तरफ। उन्होंने जो बताना है वकील ने वो बताना है। अब जो अगर वो झूठ, ये तो अल्लाह के रसूल का भी फरमान है कि अगर कोई चालाकी से इधर उधर की कहानियाँ सुनाकर मुझसे कोई गलत फ़ैसला करा लेता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा वो फ़ैसला सही है, क्योंकि ये उनकी वजह से हुआ है। तो यहाँ प्रॉब्लम ही ये होता है कि हम अदालतों को तक सच पहुँचने नहीं देते, और वो उसके ज़िम्मेदार मेन जो है ना वो साहिल हजरात हैं जो वकला को गलत बुलाते हैं, और फिर वकला ने तो फीस ली होती है, वो भी अपने साल के इंटरेस्ट का ख्याल करते हैं। तो ये कड़ा मड़ा हुआ है ये। तो आप क्या ख्याल है कि ये जो इंसाफ की सरबुलंदी का अभी हमारे मुल्क में वक्त आया कि या अभी हमें और काले माले में रहना पड़ेगा? नहीं, ये काले माले में इसलिए रहना पड़ेगा हमें कि कोई सीरियस नहीं है। जिसके पास ताकत है वो ताकत नहीं छोड़ना चाहता। देखो ना, इंसाफ तो फिर इंसाफ करता है ना, वो फिर हैसियत नहीं देखता, ना पैसा देखता, ना ताकत देखता, ना कोई देता है। ये तो अल्लाह के रसूल ने भी कहा था कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करेगी तो मैं उसका भी हाथ काट दूँगा। तो अगर ऐसा इंसाफ यहाँ आ जाए कि जुर्म जो करे, जो शख्स भी हो, ताकतवर हो, दौलतमंद हो, कमज़ोर हो, जो भी हो, जो जुर्म करे कानून उसको कानून के मुताबिक सजा दे, मसला हल हो जाए। आपके ख्याल में कितना वक्त और लगेगा इस तरह? ये देखिए मेरी बात, एक मैं आपको बात बता दूँ, शायद ये लोगों को बुरी भी लगे, लेकिन आपने अब पूछा है। ये जो हमारा खित्ता है ना, ये ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम रहा है।
आप अगर पहले देखें, हम पहले द्राविड़ों के हज़ारों साल गुलाम रहे हैं, उसके बाद हम आर्यों के हज़ारों साल गुलाम रहे हैं, इसके दरमियान हम बर्बरों के हज़ारों साल गुलाम रहे हैं, उसके बाद वस्त एशियाई रियासतों से जो मुसलमान आए हैं हम उनके गुलाम रहे हैं। शहाबुद्दीन गौरी के बाद जो इंडिया का हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म बना वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, वो गुलाम था। उसके बाद जो अल्तमश बना वो गुलाम था। उसके बाद गयासुद्दीन बलबन बना, वो गुलाम था। मसलन ख़ानदान गुलामा का एक पूरा चैप्टर है पाक इंडिया की। तो जब वो गुलाम, उनकी गुलामी ख़त्म हुई तो मुग़ल आ गया, फिर फलां आ गया, फिर खिलजी आ गया, फिर सल्जूक आ गया, वो फलाना आ गया। मतलब हर का, और उन्होंने आके कोई निज़ाम नहीं दिया इधर, उन्होंने अपनी हुकूमतें चलाई हैं, अपना सिक्का चलाया, किसी ने कोई निज़ाम नहीं दिया, किसी ने, उन्होंने अपना सिक्का चलाया, वो यहाँ हुकूमत करने आए थे। तो उसके बाद यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, हम उसके ग़ुलाम बन गए। उसके बाद फिर पाकिस्तान बन गया, हम पाकिस्तान की आर्मी और अदलिया के ग़ुलाम बन गए। तो हमारे जहन में वो सोच जो आज़ाद लोगों की होती है वो सोच पैदा हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप आज़ादाना सोच के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो हम पूरी नहीं कर रहे। तो इस अल्लाह को मदद कर दे तो कर दे। अगर आप कहें कि अवाम को इनकलाब लाए, देखना आप इमरान खान का आप देख लें, वो बेचारा निकला है करप्शन के ख़िलाफ़। लोग करप्शन के ख़िलाफ़ नहीं निकले, वो अमरीकी ग़ुलामी के ख़िलाफ़ निकले हैं। ये फ़र्क आप देखें, वो करप्शन के ख़िलाफ़ नहीं निकले, वो अमरीकी ग़ुलामी के ख़िलाफ़ निकले हैं। अगर करप्शन के ख़िलाफ़ निकले होते ना, तो मैं अगर 100% करप्शन करता हूँ तो मैं 100% कम होकर 90% पे आ जाता है, मैं 2% कम कर देता, वो 4%। मतलब इस तरह करप्शन तो कम होती, लेकिन करप्शन कम नहीं हो रही। लिहाजा हम करप्शन के ख़िलाफ़ नहीं है, हम अमरीकी ग़ुलामी के ख़िलाफ़। हाँ, जब इमरान खान आएगा या नहीं आएगा ये फ़ैसला तो आवाम करेंगे या ताकतवर अदारे करेंगे। तो अगर वो आएगा तो फिर देखेंगे कि वो हमें किस तरफ लेके जाता है। जब तक अवाम इस चीज़ को फॉलो नहीं करते या इस पर अमल नहीं करते कि हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि जितनी मैं करप्शन करता हूँ उसको कम कर दूँ, लेकिन वो हम कम करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए यहाँ अगर आप किसी अच्छी बात की या कोई तो वो मैं तो नहीं समझता कि होगा। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। असलम डोगर साहब हैं तो बैंकर, लेकिन लगता है कि हिस्ट्री पे इनको काफ़ी अबूर हासिल है माशाल्लाह। आज बड़ा अच्छा लगा इनसे बातचीत करके। इसके साथ ही एतबार न्यूज़ से नसीम बुखारी को इजाज़त दिए। बहुत बहुत शुक्रिया।